रविवार को प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस बीच विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार के बाद अब संसद में स्थापित किए जाने वाले सेंगोल के इतिहास पर विवाद उठ गया है। इधर जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने नए संसद भवन के उद्घाटन में आने की सहमति जता दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती निजी कारणों से इस समारोह में नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत। इधर इस पूरे मामले में बीजेपी अभी भी आक्रामक मुद्रा में है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और जनता ये भूलेगी नहीं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐतिहासिक मौकों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। समारोह की तैयारी, विवाद के मुद्दों पर बात करने के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, नई संसद का उद्घाटन पूरे देश के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें विवाद भी पड़ गया है। बताइए, राजधानी में क्या चल रहा है इस वक्त? रविवार को संसद की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है वो आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं। अब उस बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रविवार को सुबह से यहाँ काफी ज्यादा गहमागहमी रहने वाली है। करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री के आगमन का कार्यक्रम है। 7:15 बजे जैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे संसद भवन परिसर में, उसके बाद कार्यक्रम के पहले हिस्से की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत पूजा और हवन से होगी। पूजा हवन करीब 8:30 बजे तक चलने की संभावना है। 8:30 पौने 9 बजे पूजा हवन के संपन्न होने के बाद सभी गणमान्य अतिथि जो मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कई विद्वान हैं, शंकराचार्य वहां पे आने वाले हैं, ये सभी लोग जो है लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे और लोकसभा के स्पीकर के चैम्बर में करीब 9:30 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और प्रार्थना सभा के आयोजन के साथ ही संगोल को लोकसभा के स्पीकर के कुर्सी के बगल में स्थापित किया जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किए जाएंगे और वहां पे तमिलनाडु से कई सारे विद्वान, पंडित और मठ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और शंकराचार्य भी यहाँ मौजूद होंगे और 9:30 बजे प्रार्थना सभा और संगोल की स्थापना के साथ ही कार्यक्रम के पहले हिस्से को संपन्न किया जाएगा और फिर कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की शुरुआत हुई करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे पहुंचेंगे और करीब 12:15 बजे यहाँ पे राज्यसभा उपाध्यक्ष का भाषण होगा। राज्यसभा उपाध्यक्ष के भाषण के बाद करीब 20 मिनट तक 2 छोटी-छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी और फिर यहाँ पे 12:40 के आसपास राज्यसभा के में विपक्ष नेता है उनका भाषण होगा और 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री 75 रुपए के खास सिक्के को यहाँ पे लॉन्च करेंगे और स्टैंप को लॉन्च करेंगे और उसके बाद वहाँ पे करीब 1:15 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा। और बता दूं कि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये कि कई सारे विपक्षी दल हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में नहीं आने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें करीब जो गैर एनडीए घटक दल हैं उनमें से करीब 7 से 8 राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने समारोह में शामिल होने का फैसला लिया है, जिसमें बीजू जनता दल हो गई, बसपा हो गई, ऐसे कई सारे दल हैं जिन्होंने कहा कि जो एनडीए में नहीं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के हाथों ही संसद भवन के नई परिसर का उद्घाटन कराया जाए, इसका निर्देश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इस बीच संगोल के ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि सत्ता के ट्रांसफर या परिवर्तन के तौर पर संगोल है, तो इस पर जो सवाल उठाए थे कांग्रेस ने उस पर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है और बीजेपी ने हमला बोलते हुए भी कहा है कि आखिर कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है संसद भवन के उद्घाटन समारोह के साथ साथ थोड़े बहुत विवाद भी चलते रहेंगे। जी, ये है कि थोड़े बहुत विवाद यहाँ भी जारी रहेंगे, लेकिन इस बीच कल संसद का उद्घाटन होने, कल माफ कीजिए 28 मई यानी कि रविवार को संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। ये आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने सेंगोल को लेकर क्या क्या आरोप लगाए हैं। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक लेख और नेहरू के भाषण का हिस्सा अटैच करके एक लंबा ट्वीट किया और कहा कि नई संसद का उद्घाटन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ के साथ हो रहा है। यह सही है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू को अगस्त 1947 में सेंगोल भेंट किया गया था, लेकिन इस बात के
कोई प्रमाण नहीं है कि माउंटबेटन, नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना था। बाद में यह राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल तमिलनाडु के चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, जबकि असली सवाल यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट कर जयराम रमेश के आरोपों का जवाब दिया है। शाह ने ट्वीट में लिखा है कि थिरुवदुथुरई अधिनियम ने खुद भारत की स्वाधीनता में संगोल का महत्व बताया है। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को बोगस बता रही है। कांग्रेस भारत की संस्कृति और परंपराओं से नफरत करती है। पंडित नेहरू को सेंगोल भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में भेंट किया गया था, मगर इसको हटाकर वॉकिंग स्टिक की तरह म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टाइम मैगजीन का हवाला देकर कहा है कि कांग्रेस नेहरू जी का भी अपमान कर रही है। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में, जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं, वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है, और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर सरकार 75 रुपए के स्पेशल सिक्के को भी जारी करेगी। सिक्के पर संसद की तस्वीर भी होगी। इस 75 रुपए के सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इस सिक्के के रुपए का चिन्ह भी होगा और अंकों में 75 लिखा होगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा और 4 धातुओं से ये बना हुआ होगा। इस सिक्के को आप सरकारी वेबसाइट इंडिया GOVT mint.in से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट हैं जहां से भी इसे खरीदा जा सकता है। हालांकि इन सिक्कों का इस्तेमाल किसी तरह की खरीदारी में नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां जून सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। निफ्टी आज 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी रही। बाजार का पूरा हाल समझाने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज बाजार में किस तरह की रौनक थी? आज निफ्टी गेनर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जलवा रहा। लगभग 3.25% की तेजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बंद हुआ। इसके अलावा सन फार्मा अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहां भी लगभग 2.5% की तेजी हुई। हिंडाल्को, HUL जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का माहौल रहा। फ्लिप साइड की बात करें तो थोड़े बहुत ऑटो शेयर्स जैसे बजाज ऑटो में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही। भारतीय एयरटेल, ग्रासिम रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत नीचे बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ एक्शन में थे, खास करके मेड प्लस। इंट्राडे में स्टॉक लगभग 17% की तेजी के साथ बंद हुआ क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए इस कंपनी के। इसके अलावा अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि PGEL, E-Clerk सर्विसेज, इन्फो एज, इंडस टावर जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी रही। इनफैक्ट अगर हम इन्फो एज की बात करें तो यहां लगभग 8% की इंट्राडे तेजी हुई और FNO का ये टॉप गेनर बना। लूजिंग साइड पे पेज इंडस्ट्रीज, थोड़े बहुत खराब रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 9% नीचे चला गया। स्टार हेल्थ और अदानी ट्रांसमिशन जैसे काउंटर्स में भी आपने ऊपर के लेवल से सेलिंग आती हुई देखी। इधर एडलवाइस AMC के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का कहना है कि बाजार अब तेजी से रिबाउंड की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक कैपेक्स, डिफेंस, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स कमाई की अच्छी थीम है जिसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला और ओवरआर्चिंग बड़ा थीम जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है और हम पॉजिटिव हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड व्हाट नॉट। और उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि अभी सस्टेन मीनिंगफुल तरीके से तेजी आएगी। दूसरा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में मतलब एक डीलेवरेजिंग साइकिल होने के बाद, एक NPS साइकिल होने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सबका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ मीनिंगफुल पिकअप हुआ है ऑन द बैक ऑफ कैपेक्स साइकिल। सो एज ए कोरोलरी लेंडिंग फाइनेंशियल्स, जिसको अगर हम कहना चाहें बैंक्स और NBFCs पुट टुगेदर, ये एक अच्छा जगह हो सकता है अगले 1-2 साल में। उसमें कुछ समय बीत चुका है तो मोटा मोटी एक शॉर्ट डेटेड थीम है, बट ये दूसरा थीम
हम पॉजिटिव है। तीसरे एरिया में है रियल एस्टेट। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचें तो 5 से 7 साल के अंतराल के अनुसार मेरे ख्याल से ये सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट, अगर बिल्डिंग मटेरियल्स इस तरीके की कंपनीज उठा लें तो वो भी शायद अगले 3 से 5 साल में बेहतर करें। और जो फाइनल थीम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो होगा डिफेंस का। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मेरे हिसाब से ये 10 से 15 साल का थीम है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप कल पेश हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की एक अहम बैठक होने वाली है। विकसित भारत एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया की थीम पर होने वाली इस बैठक में कल 8 मुद्दों पर रणनीति बनाने की बात होगी। डिटेल के साथ है लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक कितनी अहम है अगर बात करें कि भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इन दिनों कई अलग अलग मंचों पर भारत को विकसित देश बनाने के सपने की बात कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित देश कैसे बनाया जाए इसका रोड मैप पेश किया जाएगा। और जब रोड मैप पेश किया जाएगा तो एक प्रेजेंटेशन रखा जाएगा नीति आयोग की तरफ से, और उस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहने वाले हैं। इस पूरे दिन भर चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे, वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे, और इसमें 8 अलग अलग थीम रखी गई है। एक थीम तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की है। दूसरा, छोटे मझोले जो उद्योग है, MSME है, उनमें कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, उनकी चुनौतियां क्या है, उस पर चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, कंप्लायंस बर्डन को कैसे कम किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं को और ज्यादा कैसे मजबूत बनाया जाए, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधा की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, स्किल डेवलपमेंट भी एक मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। गति शक्ति जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया, उसको किस तरह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए, ये भी इस बैठक की एक थीम में से एक है। तो मुझे लगता है इस बैठक के बाद आपको ये पता चल जाए कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस क्या रहने वाला है और किन किन बातों पर सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है। शुक्रिया लक्ष्मण। एल नीनो होने के बावजूद मौसम विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान दिया है। पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी, हालांकि उत्तर पश्चिम रीजन में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक DS Pai से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम बानचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर DS Pai हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस साल मानसून किस तरह का रहने वाला है? देखिए, ये एज पर दी जो अपडेट अभी हम लोग इशू किया है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, ये सीजन जून टू सितंबर में मानसून सामान्य रहने की संभावना है, और क्वांटिटेटिवली 96% +or -4 इज द मॉडल एरर, लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% होने की संभावना है। सर, कौन कौन सी रीजन में कितनी बारिश आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, यदि हम लोग रीजन वाइज देखते हैं, ये 4 रीजन है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इधर वो जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और पूरा नॉर्थन राजस्थान, यूपी, ये सभी वेस्ट यूपी सभी जो है वो उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोलते हैं। फिर सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी सेंट्रल इंडिया है। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला। इसमें जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस बार बिलो नॉर्मल बारिश होने की, सामान्य से कम होने की संभावना है। लेकिन ऑल अदर 3 रीजन, पर्टिकुलरली सदर्न पेनिनसुला, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये पूरा तीनों रीजन में नॉर्मल बारिश या सामान्य बारिश मिलने की संभावना है। सर, इस बार अल नीनो होने की भी संभावना जताई जा रही है, चांसेस 90% है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जरूर। सर, जैसे आपने बताया, एल नीनो होने की 90% से ज़्यादा है, और उसका थोड़ा नेगेटिव असर होगा मानसून में। इसीलिए हम लोगों ने 96% थोड़ा सामान्य से कम है, 100% से 4% कम है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन ओशन में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होने की संभावना है। ये यदि IOD जैसे प्रेडिक्ट किया है नेक्स्ट 2-3 महीने में एक्टिव हो जाता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एल नीनो का, उसमें थोड़ा कमी लेके आएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पूरा दूसरा 3 रीजन में मानसून की बारिश नॉर्मल होने की ज़्यादा संभावना है।
चलिए, तो इस साल थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन आमतौर पर मौसम या मानसून जो है वो सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है। छोटा ब्रेक लेंगे यहां पर, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर और फाइनल मैच अहमदाबाद में खेले जाने हैं। इसी वजह से अहमदाबाद गांधीनगर के ज्यादातर होटल्स पूरी तरह से बुक हैं। आईपीएल से होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ है वो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी। ये है अहमदाबाद का आईटीसी नर्मदा होटल। यहाँ चेन्नई सुपर किंग की टीम रुकी हुई है जो आईपीएल का फाइनल खेलने वाली है। टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए भी कई लोगों ने रूम बुक करवाए हैं। पूरे देश से अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा है, इसीलिए होटल में रूम रेट सामान्य दिनों से 50% तक ज्यादा है और फिर भी कमरे नहीं है। आईपीएल एक तो बहुत अच्छा है कि इस क्वार्टर में आया है। ये पूरा जो बिजनेस है इसने इस क्वार्टर को बहुत अच्छा बूस्ट किया है हमारे होटल के लिए भी। अगर आप मेरा होटल लेके चले तो मेरा होटल अभी आईपीएल ये क्वालिफायर मैच और फाइनल की वजह से पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। देखा जाए तो रूम रेट्स पे कम से कम 40 to 50% का इंक्रीज भी मिला है जो हम नॉर्मल बेचते हैं। ऑक्यूपेंसी वाइज तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। तो आईपीएल हैज बीन अ गुड बूस्ट फॉर आईटीसी नर्मदा सर। प्लेऑफ और फाइनल के अलावा अहमदाबाद में आईपीएल के 10 और मैच खेले गए। अहमदाबाद में गर्मी में पारा 40 से 45 डिग्री रहता है और होटल बिल्कुल खाली रहते हैं, लेकिन आईपीएल के चलते होटल इंडस्ट्री की चाबी है। अहमदाबाद और गांधीनगर में कुल 18 5 स्टार, 16 4 स्टार और 100 3 स्टार होटल्स हैं, जो पिछले एक महीने में 75 और पिछले एक सप्ताह में 100% बुक रहे हैं। बीसीसीआई से जुड़े हुए लोगों का भी मानना है कि आगे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने से अहमदाबाद में नए होटल खुलेंगे। आईपीएल इतना पॉपुलर हो गया है कि उसका कोई अभी सीमा नहीं रही है। अभी सेमीफाइनल फाइनल भी अहमदाबाद में है और इतने और जहाँ सबसे दुनिया में बड़ा स्टेडियम है, तो वो देख के यहाँ इतने लोग बाहर से भी आते हैं फाइनल सेमीफाइनल देखने के लिए। तो कोई होटल और होटल सब फुल हो जाती है और मुझे लगता है कि यह अहमदाबाद शहर के लिए अच्छा है कि इसके हिसाब से और बड़ी बड़ी होटलें आएगी और जो इंडिया के बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली है उसके मुकाबले में रहेगी। अहमदाबाद में होटल तो फुल हैं, लेकिन आईपीएल के चलते अब दूसरे सेक्टर्स को भी अच्छा धंधा मिल रहा है और यहाँ पर स्पोर्ट्स टूरिज्म चमक गया है। अहमदाबाद के होटलों के लिए आईपीएल संजीवनी के समान है और आगे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के चलते गुजरात में और बड़ी होटल आने की पूरी संभावना है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इस बार 10वीं और 12वीं के नतीजे हर साल के मुकाबले कमजोर रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और रिजल्ट में कैसे आएगा सुधार, देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। रिजल्ट खराब, कोविड जिम्मेदार। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे। सत्येंद्र जैन को अपनी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी। इसके अलावा जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। सत्येंद्र जैन गुरुवार को जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र जैन करीब 1 साल से जेल में बंद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैसे बदलेगी फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं एआई की चुनौती के लिए तैयार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल इंपैक्ट। जरूर जुड़िए हमारे साथ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरें जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताजा अपडेट के लिए बस एक क्लिक के जरिए जान सकते हैं सब कुछ।